यस, एनीवन एल्स? अगर हम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो नहीं होगा बेटा, एम्पलीट्यूड तो वेव का एम्पलीट्यूड इज अ डिफरेंट। डेंसिटी। यस, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। कल हमने देखा था, देखो बेटा, अगर हमने ग्राफ बनाया था तो हमने पहले हम फोटो इफेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखता है? अगर कोई एक सरफेस था, उस सरफेस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है, एक वर्क फंक्शन फाई नॉट होता है, और फिर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये था मेरे पास क्या, इंसिडेंट एनर्जी, और ये जा रहा था काइनेटिक एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या था, इनपुट एनर्जी माइनस फाई नॉट था क्या? यस काइनेटिक, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जब रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते थे तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाता था, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम वहीं पे खत्म कर देते थे। तो दिस वाज बिकमिंग व्हाट, ईवी इज इक्वल टू, इसके हम लिखते थे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला था एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। तो हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया था, दिस इज तो कांस्टेंट। तो हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स पे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, नंबर पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और हमने जब ग्राफ इसका बनाया तो ग्राफ याद है आप लोगों का? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। ठीक है, so the stopping potential does not depend on the intensity but it depends on what, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ग्राफ जो हमने बनाया था, when we do the graph basically, जब हमने ग्राफ को बनाया था तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का जब हमने ग्राफ बनाया, फोटो करंट आईपी, सो करंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद सैचुरेट होता है, और पीछे जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही था क्या, नेगेटिव पोटेंशियल। यस सर। फाइन, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये देखिए आपका 2021 में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब लास्ट मतलब पिछले से पिछले साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, इसका आंसर क्या होगा। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। यू नो विच लेवल ऑफ द सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन, सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन। यू नो बोर्स मॉडल जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए ना। यस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन इन्होंने दिया तो मान लेते, लेट अस अज्यूम कि एक कार्बन एटम ऐसा है जो कि C+3 स्टेट में। C+3 का मतलब क्या है, सॉरी हाँ, मतलब ये कह रहा है कि सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन मतलब उसके एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कि उसको किस, एक कार्बन एटम को जो सिंगल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, किस लेवल पे एनर्जी सेम होगी हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला पता है, -13.6 into z² तो हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर Z क्या आ गया, 1 आ गया। सो ये आ गया मेरे पास -13.6, और ग्राउंड स्टेट के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो 13.6। अब अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में Z कितना लेना पड़ेगा बेटा, 6 कार्बन का। चलिए अब कार्बन से तो कौन सा स्टेट, मतलब n = 1, n = 2, n = 3, n = 5, which state of the carbon will have the energy same as the ground state of, सोच के बताइए, फार्मूला आपके सामने। 6th स्टेट, कौन सा 6th ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट सेकंड सॉरी 6th स्टेट 4 8, which one, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। Z इक्वल स्विच रखना। अब आपको इसके बराबर करना, मतलब देखो अगर कार्बन का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो -13.6 Z मतलब 6² अपॉन n², और इसको बराबर करना है इसके ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन के बराबर करना। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया इससे -13.6 से। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, व्हाट आई गॉट 6² = n², और इतना आसानी से हमको n की वैल्यू क्या मिल गई, 6। मतलब कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कि इमेजिनरी क्वेश्चन है बेसिकली, कि कार्बन में अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन है अगर हमारे पास, तो उस इलेक्ट्रॉन को कितने ऊपर भेजूं कि वो उसकी एनर्जी हाइड्रोजन के एटॉमिक स्टेट के बराबर हो, ग्राउंड स्टेट के बराबर हो। तो फ्रॉम देयर यू गॉट व्हिच स्टेट, 6, n = 6 स्टेट।
देखिए ये भी आपके जेईई मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यस समझ में सर। आता है, जनरल फॉर्मूला किसी Yes, हीलियम की sir. बात करेगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जेड की जगह 2 रख देंगे, आ जाएगा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन एक आपके, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमने स्टडी किया और यू नो अलग अलग ट्रांजिशन, अलग अलग जंपिंग होने पे अलग अलग रेडिएशंस निकलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ। तो कह रहा है कौन सा सीरीज जो है विजिबल रेंज में आता है। मैंने याद करवाया था आपसे कि सर बालमर सीरीज, बालमर लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, तो याद करवाया था, उसने टेबल बनवाया था, पता नहीं आपको याद है कि फोर्थ ऑप्शन सर, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। यस अच्छा, सर। तो सबसे पहले लाइमन था, फिर Yes, बाल्मर था, फिर पार्शियन था, फिर ब्रैकेट था, फिर फंड था। लाइमन किसमें था भाई? अल्ट्रावायलेट। यस ये क्या था? विजिबल। अल्ट्रावायलेट, ये तीनों किसमें थे? इंफ्रारेड। बाल्मर सीरीज में हमारे पास विजिबल जोन में आती है, मतलब इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो विजिबल जोन में आएगा, यानी कि बाल्मर सीरीज। अच्छा, बाल्मर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा? यस, इलेक्ट्रॉन फाइनली n=2 पे जंप करेगा फाइनली। और लाइमन में इलेक्ट्रॉन फाइनली n=1 पे जंप करेगा, यानी ग्राउंड स्टेट। और पार्शियन में इलेक्ट्रॉन फाइनली मतलब कि थर्ड पे गिरेगा। तो अगर मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम एनर्जी ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी 2 से 1। ना, मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी को मैक्सिमाइज करना। 5 से 1। 5 से 1 क्या? इंफिनिटी से 1 होगा ना मेरे भाई, इंफिनिटी से 1। इंफिनिटी। मैक्सिमम गैप लेना है मुझे, आई हैव टू टेक द मैक्सिमम गैप। और मिनिमम एनर्जी की बात करें या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, देखिए लैम्डा मैक्सिमम करेंगे, वेवलेंथ उल्टा चलता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू घटेगी। फाइन, टेक केयर ऑफ दिस। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो h म्यू होता है, म्यू। तो फ्रॉम देयर वी गॉट टू नो दैट अगर लैम्डा मैक्सिमम हो रहा है, वेवलेंथ मैक्सिमम कह रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? जो ट्रांजिशन गैप है, जो जंपिंग है, वो बहुत क्लोज होना चाहिए। तो लाइमन की बात करेगा तो 2 से 1, बाल्मर की बात करेगा तो 3 से 2, और ब्रैकेट की बात करेगा तो क्या होगा? ब्रैकेट की बात करेगा तो 5 से 4। 5 से 5। ब्रैकेट का मतलब यस 5 to 4। वेरी गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देखते हैं। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब ये रेडबर्ग फॉर्मूला हमने लिखा था, व्हाट वाज द रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर ट्रांजिशन? याद है 1 over lambda is equal to r 1 over n2 square minus 1 over लाइमन की बात करें तो n2 1 होता है, फाइनल 1 होता है। और बाल्मर की बात करें तो फाइनल क्या होता है? 2 होता है। ठीक, इस तरह से हमने सीरीज बना रखी थी। तो बेस्ड ऑन दिस बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है। इट वाज आल्सो आस्क्ड इन सेशन 2021 2021 में पूछा गया था। अब देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट 3 लाइन मतलब फर्स्ट 3 नंबर इन द बाल्मर सीरीज आर गिवन बाय दिस। तो रेशियो पूछ रहा है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 3 का, यानी फर्स्ट और थर्ड मेंबर का वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है। बताइए जरा क्या होगा? तो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा? रेडबर्ग फॉर्मूला। सो फर्स्ट मेंबर के लिए अगर लैम्डा 1 निकालना है बेटा, 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू r। ब्रैकेट में क्या आएगा? फर्स्ट मेंबर कहां से कहां होगा? लाइमन बाल्मर का 3 से 2 होगा क्या? 3 से 2। इसका मतलब ये आ गया 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। सॉल्व करना जरा कितना आएगा? 1 ओवर r, सॉरी r सॉल्व ब्रैकेट में 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 सॉल्व। सो अगर मैं एलसीएम ले लूं 36 तो 5 ओवर 36। ओके, इसी तरह सेकंड नंबर की अगर बात करूं तो सेकंड नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 बोला है ना, तो सेकंड क्यों निकालना? लैम्डा 3 जरूरत ही नहीं है। लैम्डा 3।
λ3 मतलब थर्ड मेंबर, तो बाद में फाइनली तो सेकंड पे गिरेगा, सेकंड के बाद थर्ड कौन सा होगा, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 5. सो r ब्रैकेट में आ गया 1/4 माइनस 1/25, एलसीएम ले लिया मैंने, लेट मी से 100, तो 21 r/100, ठीक है सर, फाइन। अब रेशियो ले लीजिए, तो डिवाइड करिए λ1 λ3, तो रेशियो लेना तो उल्टा कर दिया हमने, λ1 λ3, सो दिस विल बी, डिवाइड करके बताइए जरा, λ1 बाय λ3 डिवाइड करिए, so this will be, I think उल्टा करेंगे तो 36/5r into 21 r/100, r to r cancel, now tell me the value, what value you are getting basically, क्या अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू आ रही है, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं इसको बेटा 20 मान लू ना, 20, लेट मी अज्यूम इट 20, so 5 1 times, 5 4 times, 4 1 जा 425, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जाम में मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी 36/25, डिवाइड करें जरा कितना होगा, 1 टाइम्स एंड इट विल बी समथिंग 36 क्या ना, तो 990, तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है क्या, या 6 आ रहा है, देखिए जरा 1.5 अप्रोक्स आ रहा है, 36 बाय या समथिंग 1.5 आ रहा है, सो अब आपको 1.5 करोड़ कुछ आएगा। अब ऑप्शन आपको दे x इंटू 10⁻⁻1, मतलब आपको ऑप्शन देना x/10 के फॉर्म में, तो इसको आप 15/10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपको इंटीजर के फॉर्म में आंसर बताना होता है, द नियरेस्ट इंटीजर विच विल बी दैट, सो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा लगाएंगे आप, व्हाट विल बी द आंसर, 15, तो ऑप्शन में कह रहा है x इंटू 10⁻⁻1, तो x की वैल्यू बतानी है, हमारा आंसर 1.5 आ रहा है, रेशियो जो है दोनों का, तो 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं, सो द इंटीजर विल बी व्हाट, 15 विल बी द आंसर, ठीक है, Yes, sir. ओके, आसान क्वेश्चन था क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इट वाज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन, कुछ भारी भरकम सवाल नहीं था। Yes, sir. ठीक है, समझ के नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। ओके, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया हमारा किस पे, एक मिनट, इससे पहले हम देखते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम मेटल, वर्क फंक्शन दे रखा है 10.4 का, वो दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कह रहा है इस रेडिएशन का वेवलेंथ बताओ, एक चीज, दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द एनर्जी लेवल्स इन द हाइड्रोजन एटम व्हिच विल एमिट दिस वेवलेंथ, कौन सा एनर्जी लेवल ये वेवलेंथ इमिट करेगा, वो बराबर रिमाइंडर आ रहे हैं उसके, यस। अब देखिए इसमें आप समझ रहे क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, सरफेस आपने चूज किया, उस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका पोटेंशियल 10.4 वोल्ट है, मतलब एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो क्या इसकी एनर्जी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, Yes, sir. तो अब आपसे पूछ रहा है कि पहले ये बताओ रेडिएशन जो आया है वो कितने का है, तो पहले इसकी एनर्जी निकालो,
सो क्या ये एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट, यही तो होता है हमारे पास। Yes, sir. एनर्जी जो होगा और फंक्शन प्लस जितने एनर्जी से वो निकला है, तो व्हाट इज द आंसर 10.4 प्लस 1.7, 7 4 11, 12.1 आ गया क्या? Yes, sir. इसमें जो एनर्जी आ रही है उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है दैट इज हैविंग अ एनर्जी ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका वेवलेंथ बताना है, तो डू यू नो द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द वेवलेंथ? कुछ लिखवाया था मैंने एनर्जी E का is equal फॉर्मूला, to hc by lambda. E is equal to hc by lambda. hc, हाँ hc by लैम्डा बिल्कुल से, लेकिन उसका एक शॉर्टकट भी तो लिखवाया था। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240, 1.240. हाँ अगर लैम्डा नैनोमीटर में निकालना है Yes, sir. तो 1240, या फिर अगर आप इसको 12400 कर देंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर निकालना है तो ये हो जाएगा। हम किसी में भी निकाल लेते, लेट अस फाइंड इन एनीवन। सो हमें यहां से लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1240 अपॉन ई। ये किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने 1240 वाला दिया है। सो दैट विल बी 1240 डिवाइडेड बाय ई का मतलब क्या है? 12.1। यस टेल मी द आंसर। एक बार बताइए क्या आंसर आएगा, रफली आंसर बनाइए। इसको 120 मान लेते ना, 12.1 को लेट कैन वी टेक इट 120 अप्रोक्सीमेटली, Yes, sir. तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। लेट Yes, अस sir. अप्रोक्सीमेटली टेक 120, तो 0 से 0 हो गया और इट विल बी 4 12 3 जा 10 point. Yes, sir. 310, so it will be something 10.3. 10.3 आएगा. 10.3 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है क्या? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली सॉरी 10.3 आ गया नैनोमीटर। कितना आ गया? Nanometer. सही कर रहा हूँ क्या मैं? एम आई राइट? Yes, sir. ज्यादा तो नहीं आ गया, मतलब वैल्यू कम तो नहीं आ रही? देखिए जरा, No, sir. 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1240 से डिवाइड किया तो हमें 1240 से विल बी समथिंग नहीं 100 आएगा ना। 1240 से एक जीरो और बच गया ना, इट विल बी भाई 1240 अपॉन 12 अप्रोक्सीमेटली है, तो ये 12 10 जा 120, 100 टाइम्स आएगा ये। यू आर सेइंग रॉन्ग। अरे भाई जेई स्टूडेंट हो गए, क्या आंसर आएगा इसका? 103.3 आएगा. 103 आएगा। ओके, एक जीरो बचा हुआ है ना यहाँ पे, 103 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 103। तो 103 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेटली इसका वेवलेंथ 103। तो यहां तक का पार्ट हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि ये बताओ, ठीक है चलिए समझ में, ये वेवलेंथ कहां से निकल सकता है? इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है? 12.1। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोजन एटम के किस एनर्जी लेवल से ये निकला होगा? तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स याद होनी चाहिए। ओके, डू यू रिमेंबर द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम? यस सर। बताइए जरा क्या क्या है। स्टार्ट अगर करें हम एनर्जी लेवल, सबसे नीचे क्या होता है? ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होता है? -13.6। ओके, -13.6। फिर उसके बाद -3.4। ओके, देन -1.51। ओके, 4 आप मैंने बोला था 4 तक याद होना चाहिए। फिर दिन -0.8 ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दीस ऑल आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये बताइए कौन सा एनर्जी लेवल जंप होने पर 12.1 का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मुझे? तो अगर हम पहले वाले को देखें तो फर्स्ट वाले में तो 12.1 का गैप नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए, इसमें कितने का मिल रहा है? अगर हम फर्स्ट वाले को जंप कर रहे हैं तो हमें 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। इसको जंप करिए 13 से लेके 1.51 से लेके 13. इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितने का रेडिएशन लिमिट होगा? माइनस करके बताइए जरा। अप्रोक्सीमेटली 12.1 का मिल रहा है क्या? बोलो भाई। इन दोनों को माइनस करो, 13.6 से माइनस करो 1.5, सिंपल 12.1 आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया, अच्छा इसका मतलब जो रेडिएशन निकला है वो थर्ड से लेके फर्स्ट तक के। इट मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3 से लेके 3 टू ग्राउंड स्टेट मतलब 1 पे, तो जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ और एनर्जी जो होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल की बात करें ना, एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम व्हिच विल इमिट दिस वेवलेंथ। तो आप बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द थर्ड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट देन दिस एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। एनर्जी मतलब इनकी सेम ही होती है?
सॉरी, वेवलेंथ और एनर्जी सेम ही होती है इनकी? अरे जितना मेरे भाई wavelength- एनर्जी वेवलेंथ सेम नहीं होती, लेकिन आप उस वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ना भाई। आप एच सी बाई लैम्डा यूज करके उस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप अपना आंसर चाहे वेवलेंथ के टर्म में बताइए चाहे एनर्जी के टर्म में बताइए, बिकॉज यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन अनदर, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, Yes sir. आप चाहे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए या फिर लैम्डा इक्वल टू 103 नैनोमीटर बोलिए, बिकॉज दोनों एक दूसरे का से ही तो आ रहे हैं। Yes sir. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या कह रहा है। मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटिवली विद अ वाइट लाइट ऑफ दिस, मतलब एक सरफेस पे पहले हमने 3000 का फेंका, फिर 6000 का प्रोजेक्ट किया। It is observed that the maximum speed of the photoelectron, speed मतलब kinetic energy का हाफ एम स्क्वायर, स्पीड दे रहा है इन द रेशियो 3:1, स्पीड का रेशियो 3:1 है। तो आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन बताइए आप उस मेटालिक सरफेस का। तो कुछ इक्वेशन वगैरह बनाने की कोशिश करिए और काइनेटिक एनर्जी वगैरह बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो इट इज सेइंग कि आपने एक सरफेस लिया, अच्छा अगर सरफेस सेम है बेटा तो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। यस क्योंकि सरफेस मैंने बताया था वर्क फंक्शन जो था सरफेस पे डिपेंड करता है। नीचे यहाँ से एक वेवलेंथ आया लैम्डा 1 जो कि 3000 का है और दूसरा लैम्डा 2 जो कि कितने का 6000 का। इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लो K1 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है K2। स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:1, तो क्या मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को hc बाई लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट लिख सकता हूँ क्या? यस बोलिए। सकते ठीक है, हैं। इसी तरह यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 2 को एनर्जी hc बाई लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट लिख सकता हूँ। यस अब काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ हाँ जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1। देखिए कैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, और इसको अब हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको रेशियो मुझे दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो हमें रेशियो मिल जाएगा क्या? बिकॉज यस स्पीड का रेशियो, तो मुझे जो v1 अपॉन v2 दे रखा है वो फोटोइलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना 3:1 है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर का यूज करना है मुझे, तो 9:1 हो गया। यस ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने पे ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट राइट साइड में v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट अपॉन hc बाई लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट। और क्या ये 9 के बराबर है बेटा? यस यस अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते जरा इसको, तो आई विल गेट 9 hc बाई लैम्डा 2 माइनस 9 फाइ नॉट यस इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट। अच्छा अब देखिए वर्क फंक्शन को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो hc बाई लैम्डा को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूं? यस ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? यहाँ पे क्या लिखो 124 00 का 00 क्यों लिखो? क्योंकि वेवलेंथ किस में दे रखा है? एंगस्ट्रॉम में 3000 माइनस 9 फाइ नॉट, और यहाँ पे 12400 अपॉन 6000 माइनस फाइ नॉट। जरा इसको आगे पीछे कैंसिल करिए, सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
9 into 12400 अपॉन 3000 माइनस 5 और ये आ गया मेरे पास सिंपल 12400 6000 अपॉन 6000 माइनस 5। ठीक है, अब जरा इसको कैंसिल करते हैं, लेट मी कैंसिल। तो 2 0 यहां से गया, 3 10 टाइम्स और 3 9 टाइम्स। सो आई विल गेट समथिंग, कितना आ रहा है बेटा? तो 3 4 जा 12, 3 6 7, 3 1 जा 3 अपॉन 37.2 आएगा। 37.2 माइनस 5। इसको 2 0 से 37.2। 2 0 गया, तो आई विल गेट समथिंग। इसको हम करते किससे? 4 से करते, 6 4 से 15 टाइम्स। 6। 6 से 4 से कर लेते हैं रफली अप्रोक्सीमेटली। 4 3 3 1, तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है ना, 31/15 अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, 2 माइनस 5। सो ये आ गया मेरे पास 37। अच्छा यहाँ 9 भी छूट गया, यहाँ पे 9 छूट गया। 37.2 माइनस 9 फाइव नॉट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 नॉट। तो ये बन गया 9 फाइव नॉट माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 35.2 प्लस 2। 8 फाइव नॉट इज इक्वल टू 35.2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। सो अप्रोक्सीमेटली फाइव नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास, वर्क फंक्शन की वैल्यू। ये आ गया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वर्क फंक्शन का वैल्यू डिवाइड करके। तो इट विल बी समथिंग 4.3 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। 35.2 डिवाइडेड बाई 8, 4.4 के अराउंड 4.4। इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास आंसर है। जो वर्क फंक्शन था उस मेटल का या उस सरफेस का, वो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन देखिए, अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन चेंज करते हैं तो क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा? वर्क फंक्शन आप देखिए चेंज नहीं होगा। वर्क फंक्शन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, किसी और प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, क्वेश्चन को जरा नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन लिखा, दोनों का रेशियो निकाला। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दिया, क्योंकि हमको स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो अब हमें स्पीड के रेशियो को स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिलेगा, क्योंकि मास तो सेम होगा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम इधर भी कैंसिल, हाफ एम इधर भी कैंसिल, दोनों तरफ एम से एम कैंसिल हो जाएगा। When we will divide it. यस, किसी को कोई कुछ पूछना या समझ में आ गया तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आ गया सर। आ गया। ठीक है, चलिए। तो ये अब आप इसी क्वेश्चन में बेस्ड हम एक लास्ट ईयर का जेईई मेंस का प्रॉब्लम लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, व्हिच वाज आस्क्ड अगेन 2021, किसी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया 17 मार्च को। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, फोटो कैथोड मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, वो याद होगा। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। Two identical photocathodes receive the light of frequencies this and this. जरा ट्राई करिए। इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, सेम कंसेप्ट, सेम मेथड विच वी डिस्कस जस्ट राइट नाउ। उसी पे बेस्ड है बिल्कुल ये। कोई बात नहीं।
तो देखिए दो दो कैथोड्स हैं, लेकिन दोनों का आइडेंटिकल क्या चीज सेम होगी दोनों की? वर्क सरफेस। फंक्शन सेम होगा क्या? यस बिकॉज दे आर सेम। अब एक पे जो फ्रिक्वेंसी आई है दैट इज f1, और दूसरे पे जो फ्रिक्वेंसी आई है दैट इज व्हाट? f2। फाइन। यस सर। ओके, अब आपसे कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज जो है v1 v2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसकी स्पीड v1 है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका स्पीड क्या है? v2। v2। ओके, अब इसका मुझे कुछ रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी का, जरा देखते हैं। तो आई नो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू h म्यू, फ्रीक्वेंसी को f से लिखा तो मैं f मान लेता हूँ, यस सर। माइनस फाई नॉट। यस इसी सर। तरह इसको लिखे k2 इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई नॉट। काइनेटिक एनर्जी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम। अब देखिए यहाँ पे माइनस किया गया है, हाफ एम तो काइनेटिक को मैं हाफ एम v1 स्क्वायर HF माइनस फाई नॉट, इसको लिख सकता हूँ हाफ एम v2 स्क्वायर HF2 माइनस फाई नॉट। अब देख सकते हैं, अब इसमें डिवाइड के फॉर्म में नहीं, मुझे माइनस के फॉर्म में, तो दोनों को माइनस और प्लस करके देखा, दोनों मेथड करना होगा मुझे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं माइनस करूंगा तो v1 स्क्वायर माइनस होगा, v2 स्क्वायर माइनस होगा। लेटेस्ट माइनस, दोनों को माइनस करते, तो हाफ एम अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ रहा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इधर आ गया HF1 माइनस फाई नॉट माइनस HF2, माइनस माइनस प्लस फाई नॉट हो जाएगा क्या? यस क्योंकि जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, बेसिकली व्हेन आई वांट टू प्लस फाई सब्ट्रैक्ट नॉट। तो प्लस बन जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। सो आई गॉट ब्रैकेट में मेरे पास आ गया h f1 माइनस h2, और अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, और नीचे आ गया m। सो आई एम गेटिंग द रिलेशन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो कौन सा रिलेशन बन गया बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट बना। तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन पूछता है इन चैप्टर से। यस सर। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह भारी भरकम कांसेप्ट नहीं, लेकिन ये स्कोरिंग होते हैं, आसान होते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो उसको छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आसान था बहुत, बेस्ड ऑन द काइंस्टीन इक्वेशन ही है, और कुछ नहीं इसमें। इसको समझ ले। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको, इन दोनों चैप्टर को मिला के मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की। लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 2 चैप्टर्स। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेटिव, एक मिनट मैं तो इसको बड़ा कर दूं, जूम कर दूं। चलिए, इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। yes, sir. इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है हमको, ये दिस कह रहा व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज चेंज टू न्यू वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बन गया।
क्या चीज कॉमन रहेगी बेटा, क्या चीज चेंज नहीं होगी अगर हम वेवलेंथ चेंज करेंगे? व्हाट विल बी रिमेनिंग सेम? सर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सेम रहेगा। फाइन नॉट जो वर्क फंक्शन है वो हमारा क्या रहेगा? सेम। सॉल्व करिए जरा। और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो वी नो दैट स्टॉप काइनेटिक इक्वेशन से अगर हम करें तो ये होता है hc बाई लैम्डा माइनस फाइन नॉट, ठीक है। और यहां से हम देख लेंगे दूसरे वाले केस में काइनेटिक एनर्जी 2 का hc बाई लैम्डा माइनस फाइन नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी भी लिख सकते हैं, Yes, sir. माइनस फाइन नॉट, और इसको भी लिख देते हैं ईवी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2 माइनस फाइन नॉट। वैल्यूज रख दीजिए जरा। पहले वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.71, तो ये आ गया 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ कितना है? अच्छा, नैनोमीटर में दे रखा है तो मैं ऊपर क्या लिखूं? 1240 1240 1240 अपॉन बाय 490 91. माइनस फाइव नॉट। यहाँ से जरा वो निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरे वाले केस में मेरे पास क्या आएगा? दूसरे वाले केस का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ गया 1.43, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. Here I will get 1.43 electron volt is equal to 1240 by upon lambda lambda 2 minus 5. अब जरा यहाँ से फाइन नॉट की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। डिवाइड करिए 1240 को 491 से, इसको अप्रोक्सीमेटली 490 मान लीजिए। 1240 डिवाइडेड बाय 490 2.53 आ रहा है। 2.5 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू माइनस फाइन नॉट इज इक्वल टू 0.7। सो फाइन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2.5 माइनस 0.71 माइनस 0.71, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, अब ये वर्क फंक्शन मिल गया मुझे उस पार्टिकुलर सरफेस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस वर्क फंक्शन को मैं यहां रख सकता हूं बिकॉज वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। Yes, sir. So I will get the Yes, value sir. 1.43 plus 1.8, ये फाइंड आउट को इधर ले आया तो प्लस बन गया, इज इक्वल टू Yes, sir. 1240 अपॉन लैम्डा। चलिए जोड़ के बताइए लैम्डा कितना आ रहा है? डिवाइड इट एंड टेल मी द वैल्यू। सो 1.43 प्लस 1.2 3.2 आ गया, 1.4 प्लस 1.8 इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.2। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आ रही मेरे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1240 अपॉन 3.2। देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 1240 डिवाइडेड बाय 3.2। Sir, second Option. option 382. सेकेंड ऑप्शन, तो रफली जो वैल्यू आएगी ये 388 के अराउंड आएगी। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन, जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है बेटा? Second. सेकेंड ऑप्शन। तो ऐसे केस में वर्क फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, एक sir. बार हाँ देखिए, मैंने पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है फॉर आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, हर्ट्ज के बाद जो डिस्कवर हुई थी, वहां से मैंने इक्वेशन लिखा, फाइंड आउट निकालिए वर्क फंक्शन। ठीक है, ओके, दिख रहा होगा पूरा, मैंने साफ साफ लिख रखा है। Yes, और sir. हमें पता है कि अब उसने वेवलेंथ को चेंज कर दिया, लेकिन सरफेस तो सेम है, और सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। अगर हमारे पास सरफेस सेम है, सेम सरफेस अगर हमें दे रखा है, तो सेम सरफेस का मतलब सेम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। ओके, यस सर। तो हमने इस वर्क फंक्शन को उठा के दूसरे वाले केस में इंसर्ट कर दिया, वहां से हमको वैल्यू मिल गई लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे क्या से किया? नहीं, बेटा देखो, आपको पता है ना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है क्या? डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू किसके बराबर है? क्यू वी के बराबर होता है। QV. और क्यू का इलेक्ट्रॉन है तो इसको ईवी के बराबर लिख दिया, तो ईवी मतलब बेसिकली क्यू वी आप मान सकते हैं इसको। चलो क्यू कर दो, ठीक है, क्यू वी। ओके, अब क्यू की वैल्यू ई के बराबर है, पोटेंशियल मुझे 7.1 दे रखा है। अब ठीक है बेटा, आप समझ गए? सर ये ईबी जो है ये पूरा ही मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है? हाँ, नहीं,
नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी, देखिए वोल्ट जो है पोटेंशियल है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है। जब इसको Q से मल्टीप्लाई बन गया तो वो एनर्जी बन गया ना, और जब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा तो ये तो अब एनर्जी बन चुका है। जी ओके, यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो उसने बोला कि 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.71 वोल्ट है, चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर दिया क्यू भी, क्यू मतलब ई, इत्तेफाक से ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है तो ई भी बन गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद वन इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, चलिए ये सारा हो गया, समझ में आ गया? यस सर। चलिए ओके, तो ये आज से हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। अब मैं आपसे कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है? सभी लोग सुन रहे मेरी बात क्या? देखिए Yes, अगर हम अभी तक, अब हम जो है, अगर हम देखें शुरू से लेके कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, चैप्टर्स अगर हम देखें, किसी को याद है हमने कब स्टार्ट किया था? व्हेन हैव वी स्टार्टेड? मंथ याद है? maybe 10 April. अप्रैल में नहीं, हमारे साथ आपने कब स्टार्ट किया था? अच्छा ओके चलिए मैं देख के बताता हूँ। व्हेन वी टेक द फर्स्ट क्लास, ओके मैं देखता हूँ। Yes, April, 15 April. Yes, it was something 15 April. yes sir. अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है। अभी अक्टूबर में इंटर में। सो यहाँ से 15 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था और आज कितना है? 8 अक्टूबर का, जिसमें से एक मंथ जी, यस 14 October. 14 अक्टूबर, और बीच में एक मंथ का यहाँ पे गैप है ना, 1 मंथ। Yes sir. Yes sir. 1 मंथ गैप। यहाँ तक हमारी जर्नी चली। चैप्टर्स अगर हम देखें बेटा, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया, Yes sir. फिर कैपेसिटेंस कवर किया, Distance पढ़ा था. बीच में 11 की भी चीजें जरूरत पड़ती है उसको हम देखते रहे। फिर हमने कहा गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, Current and electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास स्टार्ट हुआ कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिज्म। Magnetism and matter. मैग्नेटिज्म, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू हुआ करंट का, Yes sir. फिर मैग्नेटिज्म मैटर शुरू किया, मैग्नेटिक मटेरियल बल्कि बोल सकते हैं, Yes sir. एंड मैटर। और उसके बाद 6 क्या लिया हमने? अल्टरनेट। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू, Current किया. EMI, और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं मान सकता हूँ 90% कवर हुआ है। Yes sir. ओके देन अगर उसके बाद हमने स्टार्ट किया क्या? एटम, और अभी स्टार्ट किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect. ओके, और अगर हम उधर आशु सर के पास जाएं तो रे ऑप्टिक्स हो चुका था, और wave optics. और 11 हो गया क्या? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अरे बाप रे, क्या कितने सारे चैप्टर कर लिए आप लोगों ने, वाह, ठीक है। और अगर हम अब रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग, सो रिमेनिंग में बेसिकली इधर से बचा हुआ, लेट मी EM वेव्स, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, Yes sir. और इधर से देखें तो सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और एक चैप्टर और है हमारे पास, क्या? न्यूक्लियस। जो भी ये तीनों, मतलब आप लोग अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो इन तीनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा ये वाला बड़ा है बस। ओके Yes sir. ठीक है बेटा। तो चलिए मैं आपसे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला था। सभी लोग मेरी बात सुनने क्या? Yes sir. चलिए जो हम लोग अवंती फैमिली से हैं, अवंती फेलो से, और आप लोगों को स्कॉलरशिप या आप लोग जहाँ से आए हैं वो आपकी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो बीच में असल में हम हमारी कोचिंग से कांटेक्ट हुआ और ये सारी बातें हुई। तो 3 महीना पहले करीब मान सकते हैं, 2-2.5 महीना पहले या 2.5 महीने पहले लगभग, आपके जो कोऑर्डिनेटर है हिमाचल प्रदेश के, सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं? सर सुन रहे हैं। Yes, sir. तो उन्होंने बोला कि अब आप लोग जो है किसी और से पढ़ेंगे, मतलब उन्होंने कहा आप जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, Yes, जो भी sir. वजह रही हो, और उन्होंने हमसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया बेसिकली, और उन्होंने हमसे कहा कि जो है आप बस 1 महीने में किसी तरह सिलेबस खत्म करो, चाहे जैसे। ओके, दे टोल्ड अस कि कैसे भी करके डजंट मैटर, आप बस सिलेबस भगाओ, खत्म करो, दे सेड लाइक दिस। तो उन्होंने जो है उस टाइम हमको जो है करीब ये कहा कि मिड अक्टूबर तक खत्म करना है। मेरी बात समझ रहे? Yes, sir. मिड अक्टूबर ये हमसे बोला गया। तो अब उसके बाद बीच में 1 मंथ का गैप दे दिया Yes, कि sir. एग्जाम होगा, और हम लोग जो है परेशान हो गए। और तो हमने कहा मिड अक्टूबर, ये बात हो गई। तो जाहिर सी बात है, तो मैं अलीगढ़ में, मैं ऐसा में मेरी तो ऑफलाइन कोचिंग होती है, आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे ऑफलाइन बनाता हूँ, दिन भर में वही रहता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ पे जो है मैं फुजैल सर से बहुत पहले से, जो फुजैल सर है उनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं अपनी करियर की स्टार्ट किया था, वो मतलब इज अ मेंटर, माय मेंटर आल्सो, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ। तो जब उन्होंने मेरे पास फोन किया कि राकिब सर ऐसा है, अब तो ये बैच खत्म हो रहा है, और उन्होंने मना कर दिया हम लोगों से, और वो ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें हुई कि वो तो कह रहे हैं कि जल्दी से खत्म करो ये वो। और उस टाइम तक हमें ये भी नहीं पता था कि बीच में छुट्टी भी होने वाली है आप लोगों की। तो अक्टूबर तक का मामला है, नेक्स्ट सेशन में कुछ देखेंगे, अभी तो अब तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है हमारा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ पे मैं जिस कोचिंग में ऑफलाइन में हूँ, Yes, वो लोग sir. मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे कि सर आप इवनिंग की क्लास भी लीजिए, इवनिंग की क्लास भी लीजिए, लेकिन क्योंकि मेरी इवनिंग में यहाँ क्लास थी, तो मैंने वहां पे इवनिंग की क्लास मना कर दी थी। लेकिन जब इन लोगों ने मुझे बताया कि सर अक्टूबर से चीजें खत्म हो जाएंगी, तो मैंने फिर अपनी कोचिंग में कह दिया ठीक है, अब मैं इवनिंग भी आऊंगा। ओके। Yes, तो sir. मैंने उन्होंने, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से मतलब आपके यहाँ से 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था, तो मैंने अपने कोचिंग में बता दिया कि ठीक है, मैं 15 अक्टूबर के बाद से या मिड अक्टूबर के बाद से इवनिंग में आना शुरू हो जाऊंगा। ये बात हो गई। उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद, 10 दिन बाद, या जो भी 1 आध हफ्ते बाद बताने लगे कि अब आपका 1 मंथ का गैप मिलेगा। सो आई वाज शॉक्ड कि भाई ये बताओ कि एक तो आप कह रहे हो जल्दी पढ़ाओ, और बीच में 1 महीने का गैप भी दे रहे हो, तो बच्चों को क्या मतलब कैसे पढ़ाएंगे हम लोग? हाउ कैन वी कवर द सिलेबस? मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है क्या? और आप क्लेम तो ये करवा रहे हो कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, और फिर आप कहोगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट ऐसे थोड़ी आता है, बहुत Yes, सारी sir. चीजें। खैर, और इस जिस लेवल का आप पढ़वा रहे हो, वो तो सारा बोर्ड भी नहीं कर पाएगा बच्चा, जेई तो बहुत दूर की बात है, टाइम लगता है Yes, उसको, sir. एक एक क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। तो ये सब चीज थी। तो ठीक है, फिर ये गैप मिला। तो अच्छा, मैंने अपनी कोचिंग में ये बात करके, मैंने वहां पर अपना सब एग्रीमेंट वगैरह हो गया कि ठीक है आप सर 15 अक्टूबर से आएंगे, पेमेंट वगैरह की सारी बात हो गई, बिकॉज मुझे छोड़ना ही था यहाँ से। मुझे क्या छोड़ना, इन लोगों ने कह दिया कि आप चले जाओ। Yes, ठीक है। तो उसके बाद फिर अचानक से आई थिंक 20-25 दिन पहले फिर से मीटिंग रखते हैं आपके कोऑर्डिनेटर वगैरह की, सर आप जो है इसको एक्सटेंड कर दीजिए नवंबर तक, और नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराए, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी हो गई थी। तो मैंने फुजैल सर से कहा सर एक्चुअली ये बात आपको पहले बतानी चाहिए, मतलब आपको, मतलब जो लोग कोऑर्डिनेटर हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब तो मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में कमिटमेंट कर दिया, और वहां तो मेरा सब कुछ हो चुका है, पेमेंट वगैरह Yes, डिसाइड, और बैचेस भी उन्होंने सारे कुछ, एवरीथिंग दे हैव प्लान्ड। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू आफ्टर 15 अक्टूबर। तो उसके हिसाब से आज मेरी आपके साथ आखिरी क्लास। ओके, तो दिस इज माय लास्ट क्लास विद यू पीपल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी ऑफलाइन मोड में, मैंने आपकी कभी शक्ल नहीं देखी है, और कैसे हो, कहाँ रहते हो, कितने स्मार्ट हो, क्या नहीं हो, व्हाट हाउ यू, आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन फिर भी एक दूर से जो स्क्रीन पे एक नाम आता है, और उसी नाम से एक अटैचमेंट हो जाती है इंसान को, एक जिम्मेदारी होती है। फाइन। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा हम कभी आपसे पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, आई डोंट नो। ठीक है, बट बस ये बात है कि मतलब आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव व्हाटएवर आई कैन।
जो मैं हो सकता था मैंने आपको देने की कोशिश की। फिर भी मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियां होती हैं। अगर मैंने किसी चीज में कमी की होगी नहीं तो सर। उसके लिए सॉरी टू ऑल ऑफ यू। जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं, जो क्लास छोड़ के चले गए हैं, और उन लोगों ने जो है जिन्होंने, उनसे भी मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। बाकी बीच बीच में मैं डीलिंग तो देता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ। बेटा बस मेरी बात सर। टेक अवे ये लेके जाइए मुझसे कि देखिए हर वक्त का ना, every stage of life has different meaning and value. क्वांटिटेटिवली बेटा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं आज अपने घर पे एक बात कर रहा था। मेरी बात सुने सब लोग? यस सर। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। मैं जा रहा था पेट्रोल भरवाने। तो आज मैं छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मैसेजिंग बात है। मैं पेट्रोल भरवाने गया तो मैंने आज जो अपनी टंकी फुल करवा दी, जो भी टंकी 800-900 की हो गई बाइक की। तो मैं बोलने लगा कि यार मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं बाइक में 100 रुपए का, बहुत दिन की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, 100 रुपए या 100-150 का या पेट्रोल भरवाता था, और वो भी बहुत सोच के भरवाता था। और अब जो है मैं बाइक में मेरी टंकी फुल ही रहती है और मैं सोचता भी नहीं हूँ 500-600-800 रुपए खर्च करने से पहले। तो मसला ये है कि वो यानी टाइम की बात है। एक समय में 100 रुपए की मेरे लिए इतनी ज्यादा कीमत थी, आपको अंदाजा नहीं। मैं 100 रुपए खर्च करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं 100-200 क्या 1000-500 रुपए भी अगर कभी दे दूं तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्वांटिटेटिवली मतलब आज मेरे लिए लिटरली अल्लाह का शुक्र है कि 500 रुपए की कीमत कम हो गई है। लेकिन एक जमाने 3 साल पहले 100 रुपए बहुत था। बेटा टाइम भी ऐसी चीज होती है। यस सर। 1 घंटा या 1 साल, आपका एक 4 साल के बच्चे का 1 साल, ठीक है, एक 8 साल के बच्चे का 1 साल, और एक 8th क्लास के बच्चे का 1 साल, और एक 12th क्लास में जो बच्चा जेई की उसका 1 साल। टाइम तो एक ही साल है ना। यस सर। अगर क्वांटिटी वाइज काउंट करें मैथमेटिकली तो दे आर इक्वल, बट क्या क्वालिटी वाइज दे आर इक्वल? नो सर। वैल्यू वाइज दे आर इक्वल? नहीं बेटा, इक्वल नहीं है। कभी भी नहीं। ये 1 साल आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आपने 8th क्लास में अपने कैसे जिया कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपकी जिंदगी में। समझ रहे मेरी बात? लेकिन खुदा की कसम ये 1 साल आपकी जिंदगी पे ऐसा चोट मारेगा ना कि पूरी जिंदगी उसका असर दिखेगा। यस सर। पूरी जिंदगी असर दिखेगा। मैं लिटरली, अगर आपको नहीं यकीन अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, वो मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले लोग हैं, ठीक है, मैं उनसे सीख सकता हूँ। पूरी जिंदगी। तो इस 1 साल को या 2 साल जो भी आगे पीछे आने वाली चीजें, इसको ऐसे लीजिए जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि 100 रुपए, वही वो भी 100 रुपए था, ये भी 100 रुपए था, लेकिन उस वक्त 100 रुपए की कीमत और आज 100 रुपए की कीमत में फर्क हो गई क्या? यस सर। क्वालिटी वाइज दे वर सेम बट क्वालिटी वाइज दे आर नाउ वेरी डिफरेंट। यस सर। यस सर। इसी तरह अगर आप, हो सकता है अगले आने वाले 5-6 सालों बाद फिर आपके लिए साल बहुत मायने नहीं रखेगा। एक बुढ़ा आदमी होता है, एक सही हो जाता, वो भी कभी जवान होता है, लेकिन बुढ़ापे में वक्त काटता है ना इंसान, बस किसी तरह वक्त कट जाए। यस। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसके वक्त की कीमत खत्म हो जाती है कि नहीं बताओ? हो जाती है। हो जाती है, ठीक है। इसी तरह बच्चे, लेकिन आपका ये वक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरी बात ये है कि यार इंसान है, हर इंसान सीरियस हो जाए तो हर इंसान कामयाब हो जाए, बहुत से लोगों को नाकाम भी होता है। तो अपने इस वक्त को कहीं भी रहे, किसी भी वक्त रहे, अपने आप को बुराइयों से बचा के रखें, आपकी कीमत उसी से बनेगी। यस सर। और जो आपका एम, उसके लिए फुल एफर्ट लगाइए, बिकॉज दिस 1 ईयर इज 1 ईयर भी नहीं बचा अब तो, नो इट्स तो लेस देन ईयर, आधे से ओके लेस देन ईयर, लेट अस, लेकिन मान लेते हैं एक होल नंबर में मान लें। अच्छा, इसके बाद और भी जो आपका आने वाला 1-2 साल और है उसको भी इंक्लूड कर लें। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, सभी से बोलता, इस स्टेज में आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज कॉम्प्रोमाइज। यस सर। मेरी बात सुनिए, खाना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सोना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पहनना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दोस्ती यारी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सब कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज ना हो तो क्या हो? पढ़ाई स्टडी। जिंदगी में आपको ना अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि मेरी प्रायोरिटी ये है, इसको मेरे को सेट करना है, बाकी चीजें ऊपर नीचे होंगी, हो जाएंगी। लेकिन होता है बेटा उल्टा है।
होता क्या है कि आप जो है आपका मतलब एनीवन वो सारी चीजों को एडजस्ट करता है, सॉरी पढ़ाई को एडजस्ट करता है, सारी चीजों को फिक्स रखता है। यस सर। ठीक है, तो यही मेरी बातें थी। आई होप मैंने आपको जो कुछ पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा। आई ट्राई टू, और इसके बाद हाँ आपके जी जो नेक्स्ट सर। टीचर होंगे वो बाकी 2-3 चैप्टर बचे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको कवर कराएंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। ओके, सो तो आपके नेक्स्ट क्लास किसकी है? शारिक सर की। तारिक सर की। सो दिस विल बी माय लास्ट क्लास विद यू पीपल, और मैं भी आपको मिस करूंगा। एंड आई विल प्रे फॉर यू पीपल दैट आप कहीं पे अच्छी कामयाबियों पे और ऊंचाइयों पे पहुंचे। यस सर। ओके, सो माय बेस्ट विशेस, माय बेस्ट प्रेयर्स विद ऑल ऑफ यू, और मिलेंगे फिर कभी देखते हैं। ओके हाँ जी सर, मिलेंगे पक्का। ओके, तो मैं जो है होस्ट बना देता हूँ। शारिक सर आ चुके हैं। यस सर। ठीक है, चलिए, तो टिल देन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय।